हम लोगों ने इससे परसों ज्ञान के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने बात किया था कैसे जो दर्शन शास्त्र जगत क्या है इसके बारे में चर्चा करने के बाद जगत का ज्ञान कैसे हो और ज्ञान, ज्ञान का विषय, ज्ञान प्राप्त करने के साधन, इन सब विषयों का जहां अध्ययन करता है, चर्चा करता है, उससे हम लोग ज्ञान मीमांसा कहते हैं। नॉलेज एक्विजिशन के प्रोसेस की जहां बात करता है, जहां नॉलेज एक्विजिशन को लेके अलग अलग थ्योरी है, उस सब के उस पार्ट को, उस ब्रांच को हम लोग एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। और मैंने कहा था कि दर्शन शास्त्र जगत का ज्ञान कैसे हो, क्योंकि मैंने बताया था कि ये वर्ल्ड है और जब हमें ज्ञान होता है तो ये ज्ञान इस वर्ल्ड को रिवील करता है, इस वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट को रिवील करता है, इस वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस को रिवील करता है। ये नॉलेज जगत की सत्ता को रिवील करता है और जब जगत का सत्ता रिवील होता है उसके बाद हम इसके साथ व्यवहार करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं। ये प्रवृत्ति तीन तरह की हो सकती है: हान, उपादान और उपेक्षा। या तो हम इंड्यूस हो जाएंगे उस काम में, उसको लेने का प्रयास करेंगे या उसको छोड़ने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए मैं सड़क जा रहा हूं और गोल्ड रास्ते में कहीं दिखा, मुझे गोल्ड बाहर है और मुझे गोल्ड का नॉलेज हुआ, मुझे गोल्ड का नॉलेज, ये ज्ञान किया क्या? गोल्ड को, गोल्ड के एग्जिस्टेंस को, गोल्ड की सत्ता को रिवील किया। अब जैसे मैंने गोल्ड को देखा, मुझे जो ज्ञान हुआ उस ज्ञान ने गोल्ड को रिवील किया। जैसे रिवील गोल्ड को मैंने देखा कि मैं क्या करूंगा, गोल्ड के लिए प्रवृत्त हो जाऊंगा कि ये सोना में ले लेता, उठा लेता हूं। 500 का नोट दिख जाए, हम प्रवृत्त हो जाएंगे। लेकिन रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में स्नेक दिख जाए, सांप दिख जाए, तो सब है, क्या करो, क्या करेंगे हम? जैसे ये ज्ञान होगा मुझे और ये ज्ञान सांप के एग्जिस्टेंस को रिवील करेगा तो हम क्या होंगे? हाँ, वहां से पीछे हट जाएंगे, तेजी से साइड हो जाएंगे। या रास्ते में कोई मुझे ऐसी वस्तु दिखे जिससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके प्रति हम उदासीन हो जाएंगे। तो जगत के साथ हमारा व्यवहार से तीन कैटेगरी का होता है: या तो उस जगत की वस्तु को हम लेना चाहते हैं, या उसको छोड़ना चाहते हैं, या उसके साथ हम आइसोलेट होते हैं, इंडिफरेंस वाले कंडीशन में होते हैं। ये तीनों ही तरह की जो प्रवृत्ति से प्रवृत्ति कहते हैं, जिसको ज्ञान हुआ है वही क्या होगा, वही प्रवृत्त होगा। अगर ज्ञान हुआ है गोल्ड का तो लेना चाहेगा, ज्ञान हुआ है स्नेक का, छोड़ना चाहेगा। ज्ञान कुछ ऐसे वस्तु का है, कोई मतलब नहीं है, डिफरेंस। तो हमारी प्रवृत्ति जगत के साथ ज्ञान के अनुसार से होता है, जैसा ज्ञान होगा वैसी हमारी प्रवृत्ति होगी। इसीलिए कहा गया है कि सभी तरह के जो प्रवृत्ति है, सभी तरह का व्यवहार किसी भी तरह का हो, सभी तरह के व्यवहार का जो कारण है वो क्या है? ज्ञान। ज्ञान सभी तरह के व्यवहार का, व्यवहार किसी भी व्यवहार तीन तरह का हो सकता है: या तो हान, या उपादान, या उपेक्षा। किसी भी तरह का व्यवहार हो, सभी व्यवहार का जो कारण होता है वो ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि व्यवहार जब भी हम करते हैं विषय के साथ करते हैं,
व्यवहार जब भी करते हैं विषय के साथ करते हैं, और विषय कब होता है? जब वस्तु हमारे ज्ञान में आता है, हमारे ज्ञान वस्तु सत्ता को रिवील करता है, उसके बाद व्यवहार होता है। इसीलिए कहा गया है सभी तरह के व्यवहार का जो कारण है वो ज्ञान है। ज्ञान हुआ कारण, ज्ञान है कारण और व्यवहार है कार्य। सभी तरह के व्यवहार, किसी भी तरह का व्यवहार हो, वो सब ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होता है। ज्ञान हो गया कारण, व्यवहार हो गया कार्य। इसीलिए कहा गया है सर्व व्यवहार हेतु, सर्व व्यवहार हेतु ज्ञानम बुद्धि। सभी व्यवहार का, सभी प्रकार के व्यवहार का जो कारण है वो ज्ञान है, बुद्धि। और ये ज्ञान कहाँ रहती है? ज्ञान तो गुण है, तो ये आत्मा नाम के द्रव्य में होती है, आत्मा नाम के द्रव्य में। इसका सर्व व्यवहार हेतु ज्ञान बुद्धि ज्ञान। अब प्रश्न यह है कि ये जो ज्ञान है, बुद्धि है, ये बुद्धि दो प्रकार है, एक है स्मृति और एक है अनुभव। अनुभव, स्मृति क्या है? इसको चर्चा कर चुके हैं, मैं केवल एक बार उसको केवल रिवाइज कर रहा हूं। स्मृति क्या है? स्मृति के बारे में कहा, हमने देखा ज्ञान कहाँ उत्पन्न होती है? ज्ञान, ज्ञान तो गुण है, गुण का आधार क्या होगा? द्रव्य। ज्ञान गुण है, बुद्धि गुण है, गुण का आधार क्या है? ज्ञान कह लीजिए, बुद्धि कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ज्ञान और बुद्धि क्या है? तो गुण है। गुण कहाँ उत्पन्न होता है? द्रव्य में, द्रव्य में उत्पन्न होता है। तो गुण द्रव्य उत्पन्न हुआ, तो ये ज्ञान उत्पन्न होता है। और जो उत्पन्न होता है क्या होता है? नाश। ज्ञान के कार्य, ज्ञान क्या कार्य है? ज्ञान कार्य है। ज्ञान कहाँ उत्पन्न होता है? आत्मा में उत्पन्न होता है। संबंध कौन सा है? क्योंकि ये है गुण, ये है गुणी, समवाय संबंध। ज्ञान आत्मा में समवाय संबंध उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए ज्ञान क्या हो गया? कार्य। इसलिए ज्ञान क्या हो गया? कार्य। और कार्य क्या होता है? अनित्य होता है, उत्पन्न होता है, नाश होता है, उत्पन्न होता है, नाश होता है। तो ज्ञान चूंकि उत्पन्न होता है, इसीलिए ज्ञान का नाश होगा। लेकिन ये ज्ञान नाश होने से पहले इस आत्मा में एक संस्कार छोड़ जाएगा। ये ज्ञान तो नाश हो जाएगा, लेकिन नाश होने से पहले एक आत्मा में संस्कार को छोड़ जाएगा। अब समय के साथ 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 10 साल, कभी किसी अन्य कारण से ऐसा कोई उद्बोधक, ऐसा कोई क्लू, कुछ भी कहीं मिला, उससे अचानक से मेरे आत्मा में जो संस्कार है, उस संस्कार से हमें वो ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, दोबारा उत्पन्न हो जाता है। जैसे अचानक से आप कभी 9th 10th की क्लास में स्कूल जाते हुए कोई बदमाशी अगर किए होंगे, तो जब आपने, क्या होगा? तो वो जो ज्ञान होगा आपके आत्मा में, लेकिन 10th में तो अब आप है नहीं, वो ज्ञान तो उत्पन्न हुआ, नष्ट हो गया उसी समय, लेकिन उस संस्कार आपके आत्मा में है। अब अचानक सी कोई घटना, आप चर्चा स्कूल के बारे में होती है, आपको बात याद आ जाता है। उस बात को याद आने के लिए, मान लीजिए आपका दोस्त है राम, अब राम की बात को याद आने के लिए राम को सामने आने की आवश्यकता नहीं है, स्कूल के दिन को वापस आने की आवश्यकता नहीं है, स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है। वो घटना जब हुई, वो घटना जब हुई, उत्पन्न हुई आपके आत्मा में, लेकिन जब आत्मा से आपका ज्ञान नष्ट होने लगा, तो नष्ट होने से पहले आपका उस आत्मा में एक संस्कार छोड़ गया, और केवल उसी संस्कार से, उसी संस्कार मात्र से आपको ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो ऐसा ज्ञान जो केवल संस्कार मात्र से उत्पन्न हो जाए, ऐसा ज्ञान जिसका कारण केवल संस्कार है, तो संस्कार मात्र
केवल मात्र संस्कार से उत्पन्न संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम। स्मृति, संस्कार मात्र से उत्पन्न जो ज्ञान है वो स्मृति है, और स्मृति से भिन्न जो भी है, स्मृति से भिन्न जो भी है वह क्या? अनुभव है। स्मृति से भिन्न अनुभव। अब इन्होंने क्या किया? ज्ञान, स्मृति, ये अनुभव के दो भेद किए। अब देखिए, स्मृति हो गया अनुभव। हमें मान लीजिए कोई ज्ञान हुआ, ये वस्तु है जगत में, इसका मुझे ज्ञान हुआ। इस ज्ञान ने क्या किया? इस वस्तु की सत्ता को रिवील किया। अब जैसे मुझे ज्ञान हुआ, मैं उसमें प्रवृत्त हुआ, प्रवृत्त हुआ। अब प्रवृत्त होने के बाद ये प्रवृत्ति या तो सफल होगी या असफल होगी। जैसे मुझे, मैंने सामने तालाब है, तालाब है, सरोवर, सरोवर। अब मुझे दिखाई दिया सरोवर, सरोवर जो बाहर है वो मेरे ज्ञान का विषय बना। अब सरोवर मुझे दिखाई दिया, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीने के लिए गया, मैं पानी के लिए प्रवृत्त हुआ, मैं प्रवृत्त हुआ, और मुझे वहां पानी मिल गई, पानी पिया। अर्थात तालाब को मैं देखा, तालाब में तो पानी होता है, तालाब को मैं देखा, तालाब का मुझे ज्ञान हुआ, और मुझे ज्ञान क्या हुआ? तालाब का ज्ञान हुआ, मुझे या सरोवर का ज्ञान हुआ, और सरोवर का ज्ञान हुआ, और सरोवर में पानी को देख करके मैं गया और मुझे पानी मिल गया। तो ये जो मेरी प्रवृत्ति थी वो क्या थी? सफल थी। ये प्रवृत्ति क्या हो गई? सफल, सफल प्रवृत्ति हो गई। ध्यान दीजिए, जब सफल प्रवृत्ति हमें हो गई, तो यह सफल प्रवृत्ति यह तय करता है कि हमें जो ज्ञान हुआ था वह ज्ञान ठीक था, हमें जो ज्ञान हुआ था वह ज्ञान सही ज्ञान था। लेकिन अगर मैं मरुस्थल में कहीं हूं और मुझे अचानक से दिखाई दिया पानी, मुझे पानी दिखाई दिया, मुझे दिखाई दिया बहुत बड़ा पानी, जल का स्रोत है, जल का स्रोत दिखाई दिया, मुझे ज्ञान हुआ जल के स्रोत का, और जैसे ही मैं जल के स्रोत का ज्ञान हुआ और मैं प्रवृत्त हुआ, वहां गया पास में, वो बालू था, वो सैंड था, बालू, रेत, सिक्त, सिक्ता, बालू था। अब देखिए, मुझे ज्ञान हुआ जल के स्रोत का, और जैसे मैं प्रवृत्त हुआ तो वहां मुझे फ्रस्ट्रेशन हो गया, प्यास लगी थी, पानी पीने गया था, कुछ नहीं मिला, गुस्सा आने लगा, फ्रस्ट्रेशन। तो ये जो बालू का ज्ञान मुझे हुआ, ये ज्ञान कैसा हो गया? जो बालू तो पी नहीं सकता, प्यास तो बुझेगा नहीं, तो ये कैसी प्रवृत्ति हो गई? असफल प्रवृत्ति हो गई। यहां तालाब को देख करके मैं गया और मुझे पानी मिल गया, तो ये जो ज्ञान है कैसा ज्ञान हो गया? प्रवृत्ति हमारी सफल हो गई। तो ये प्रवृत्ति ये तय किया कि हमारा जो ज्ञान था वो ठीक था, मैं पानी समझ के गया था, पानी वहां था। लेकिन यहाँ क्या हो गया? मैं पानी समझ के गया था और बालू मिल गया, तो ये जो ज्ञान हुआ क्या? और ये सब कैसे प्रवृत्ति हो गई? असफल प्रवृत्ति हो गई। प्रवृत्ति तो हमने किया, ज्ञान के अनुसार मैंने प्रवृत्ति की, लेकिन हमारी प्रवृत्ति सफल हो गई। हमारी प्रवृत्ति अगर सफल हो गई, इसका मतलब हमारा ज्ञान ठीक था। हमारी प्रवृत्ति असफल हो गई, हमारा ज्ञान गलत था। तो ये प्रवृत्ति के आधार पर अनुभव को दो भेद किए गए, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ क्या है, अयथार्थ क्या है? देखिए, यथार्थ को सरल भाषा में हम ये कहें तो बाह्य जगत में वस्तु जैसा है उसी प्रकार का जब ज्ञान हो जाए, यथा अर्थम, जैसा अर्थ है, जैसा वस्तु है। लेकिन शास्त्रकारों ने इसकी परिभाषा कुछ और दी है।
शास्त्रकारों ने कहा है कि देखिए, कहता है न्याय शास्त्र में कि ये पुष्प है। जब मैं कहता हूं पुष्प, पुष्प का मतलब केवल पुष्प नहीं है। पुष्प का मतलब पुष्पत्व, समवाय और पुष्प है। अब ये कैसे कैसा वस्तु है? देखिए, पुष्प क्या है? इस पुष्प को क्या कह सकते हैं हम? ये पुष्प है ना। पुष्प कैसा है? पुष्पत्ववत, पुष्पत्व वाला। ये पुष्प कैसा है? पुष्पत्व वाला। घट का ज्ञान कैसे होगा? घटत्व, घट समवाय। अब ये घट क्या है? घट कैसा है? घटत्ववत, घटत्ववत, पुष्पत्ववत, फलवत। पुष्पत्ववत का मतलब क्या हो गया? पुष्प। घटत्ववत का मतलब क्या हो गया? घट। अब न्याय शास्त्र ये कहता है, मान लीजिए पुष्प है। पुष्प में क्या होता है? पुष्पत्व, पुष्प और समवाय। इसका जब ज्ञान होता है, ये जब हमारे ज्ञान में आता है, ज्ञान का विषय बनता है, तो यहाँ क्या होता है? यहाँ भी ये यही संरचना होता है, यही स्ट्रक्चर होता है, पुष्पत्व, समवाय, पुष्प। और लेकिन इसको किस भाषा में, नव्य न्याय की भाषा में कैसे बोलेंगे? तो कहा कि ये तो वस्तु है, जगत की वस्तु है, और ये ज्ञान। इस ज्ञान को कैसे बोलेंगे? इस ज्ञान को कैसे बोलेंगे? पुष्पत्व प्रकारकम, पुष्पत्व प्रकारकम, समवाय संसर्गकम, पुष्प विशेष्यकम ज्ञान। पुष्पत्व प्रकारकम, समवाय संसर्गकम, पुष्प विशेष्यकम ज्ञान। इसे कैसे बोलेंगे? घटत्व प्रकारकम, समवाय संसर्गकम, घट विषयकम ज्ञानम। अब देखिए जरा, पुष्पत्ववत क्या है? पुष्प ना, पुष्पत्ववत। तो पुष्पत्ववत पुष्प हो गया, तो पुष्पत्ववत में, पुष्पत्ववत में पुष्पत्व प्रकारक ज्ञान। घटत्ववत में, घटत्ववत का मतलब क्या हो गया? घट में घटत्व प्रकारक ज्ञान। फल है, फलम, फलम क्या होगा? फलत्व, फल। फलत्ववत में, फलत्ववत क्या हो गया? फल। तो फलत्ववत में फल प्रकारक ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। देखिए, परिभाषा कहता है तदवती तत् प्रकार को ज्ञानम। देखिए, तत् का मतलब मान लीजिए यहां है पुष्पत्व। तत् का मतलब मान लिया पुष्पत्व। क्या कहा? तत् प्लस वत, और ई लगा है ना, जगत का रूप चलाओ तो जगती बनता है, सबसे भी एक वचन में। तो तत्वत में, तत्वत में। अब देखिए, तत्वत का में माने पुष्पत्व, इसको मैं कहा तत्, तत्। तो पुष्प क्या हो गया? तत्वत। इसको मिटाता हूं। मान लीजिए मैं कहता हूं, देखिए ये बाह्य जगत की वस्तु है। अब ये ज्ञान हो गया। बाहर वस्तु कैसा है? पुष्पत्व, समवाय, पुष्प। अंदर वस्तु कैसा है? विषय के बाद बन गया तो पुष्पत्व, समवाय, पुष्प। अब बाहर के वस्तु के पहले मैं बात करता हूं। पुष्पत्ववत क्या हो गया? भाई पुष्प का मतलब क्या होता है?
पुष्प क्या हुआ? पुष्पत्ववत। पुष्पत्ववत इज इक्वल टू पुष्प। क्यों? पुष्पत्व वाला पुष्प है। अब पुष्पत्ववत को सप्तमी में जब रूप चलाओगे तो बनेगा पुष्पत्ववती। इसी प्रकार से अगर मैं पुष्पत्व को मान लू तत्, तो पुष्प क्या हो जाएगा? तत् प्लस वत, तत्वत। और इसका रूप चलाओ सप्तमी में तो क्या बन जाएगा? तदवती। तदवती का मतलब क्या हो गया? तदवती का मतलब पुष्पत्ववती। पुष्पत्व वत का मतलब क्या होता है? पुष्प। तदवती का मतलब क्या हो गया? पुष्प में। कैसा ज्ञान? ज्ञान कैसा हुआ? पुष्पत्व प्रकारक। ये पुष्पत्व प्रकारक, तो पुष्प में पुष्पत्व प्रकारक ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। इसको मैं ऐसे कहूं, क्या होगा? पुष्पत्ववती। तत् का मतलब पुष्प है ना, तत् का मतलब पुष्प है। तत्प्रकार को पुष्पत्ववती, पुष्पत्व प्रकार को अनुभव यथार्थ। इसको और में प्रैक्टिस कीजिए। घटत्ववती, घटत्ववती, घटत्व प्रकार को अनुभव यथार्थ। पर्णत्ववती, पर्णत्व प्रकार को अनुभव यथार्थ। फलत्ववती, फलत्व प्रकार को अनुभव यथार्थ। फलत्ववती का मतलब, फलत्व तो हुआ विशेषण, डायग्राम बनेगा। फलत्व विशेषण, फलत्ववत पुष्पत्व हुआ, पुष्पत्ववत पुष्प। फलत्व हुआ, फलत्ववत फल। घटत्ववत घट। पर्णत्ववत वर्ण। पर्णत्व जहां रहता है वो हुआ पर्णत्ववत। उसके सप्तमी में लगाइए। पर्णत्ववत हो गया पर्ण, और पर्णत्ववती मतलब पर्ण में। घटत्व मतलब हुआ ये, घटत्ववत हो गया घट। घटत्ववती मतलब घटत्व में, घट में। तो घट में, पुष्प में, पर्णत्व में, जब घट में जब घटत्व प्रकारक ज्ञान रहे यथार्थ ज्ञान, पर्ण पर्ण में जब पर्णत्व प्रकारक ज्ञान रहे यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान होगा। और इसी यथार्थ ज्ञान को हम कहते हैं प्रमा। स एव प्रमा उच्यते। उसी को प्रमा कहते, उसी को प्रमा कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब कोई वस्तु बाहर है तो वस्तु है। जब तक कोई वस्तु बाहर है तो वस्तु है। और जैसे उसका ज्ञान हो गया उस वस्तु का, ये वस्तु विषय बन गया। और जब इसका हम व्यवहार करने लगे, इसका फंक्शन करने लगे, व्यवहार करने लगे, तो ये कारण बन गया। एक ही वस्तु जब जगत में है तो विषय, जब उसका ज्ञान हो गया। और देखिए, अगर ये ज्ञान, इसका ज्ञान हुआ, अब ये ज्ञान दो प्रकार का होगा, यथार्थ और अयथार्थ। तो अगर यथार्थ हो जाए, ये ज्ञान अगर यथार्थ हो जाए, अगर यथार्थ ज्ञान हो गया, तो ये ज्ञान जो था क्या बन गया? प्रमा। ये ज्ञान, वस्तु का ज्ञान जो हुआ, क्योंकि मैंने क्या देखा, बाह्य जगत में कोई वस्तु है, बाह्य जगत में वस्तु है, ये वस्तु है। किसी भी साधन से, प्रत्यक्ष से, अनुमान से, उपमान से, शब्द से, किसी भी साधन से मुझे इस वस्तु का ज्ञान हो गया। अब क्या होगा? अब ये ज्ञान कैसा ज्ञान है? ये ज्ञान, ये ज्ञान है, ये ज्ञान क्या कर रहा है? इस वस्तु की सत्ता को रिवील कर। अब ये ज्ञान कैसा है? ये ज्ञान प्रमा है, ये ज्ञान यथार्थ है, या ये ज्ञान अयथार्थ है? कैसे तय होगा? तो कहा कि जैसे ज्ञान हुआ तो मैं प्रवृत्त हुआ, प्रवृत्त हुआ। अगर ये प्रवृत्ति सफल हो गई, सफल होने का मतलब, अगर प्रवृत्ति सफल हो गई तो ये ज्ञान सही ज्ञान था। और अगर ये प्रवृत्ति असफल हो गई तो ये ज्ञान सही नहीं था, ये ज्ञान सही नहीं था, माइनस ज्ञान है। तो अगर हमारा ज्ञान सही सही हो गया, जैसा है, ये कैसा है?
ये पुष्पत्व, ये पुष्पत्ववत है। बाह्य जगत में पुष्पत्ववत पुष्प है ना, बाह्य ये पुष्पत्ववत है। तो जो पुष्पत्ववत है उसमें जब मुझे ऐसा, उसमें जब मुझे पुष्पत्व प्रकारक ज्ञान होता है, पुष्पत्व प्रकारक ज्ञान होता है, ये ज्ञान यथार्थ होता है। और यथार्थ कैसे होगा? अगर प्रवृत्ति सफल हो जाएगी तो ज्ञान यथार्थ हो जाएगा, प्रवृत्ति असफल हो जाएगी तो अयथार्थ हो जाएगा। तो जब ये प्रवृत्ति सफल हो जाए, इसका मतलब ज्ञान सही था, और ज्ञान सही था, यथार्थ था, उसी ज्ञान को प्रमा कहते हैं। और ज्ञान सही नहीं था, असफल प्रवृत्ति हो गई, मतलब ज्ञान सही नहीं था, और ज्ञान सही नहीं था मतलब ये अप्रमा हो गई, आभास हो, ये बता रहा है। तो कह रहा है क्या कि प्रमा, ज्ञान कैन बी, नॉलेज कैन बी ट्रू और फॉल्स। ज्ञान सही सत्य भी हो सकता है, ज्ञान असत्य भी हो सकता है, ज्ञान यथार्थ भी हो सकता है और यथार्थ भी हो सकता है। तो अगर अगर हमारा प्रमेय, अगर अगर हमारा प्रमा हुआ है, अगर ज्ञान जो है प्रमा हुआ है, अगर प्रवृत्ति सफल हो गई मतलब ज्ञान सही था, मतलब प्रमा हुआ, तो ये प्रमा जब हो गया, ये ज्ञान जब प्रमा में बदल गया, अब ये ज्ञान दो प्रकार का हो सकता है, या तो ये ज्ञान यथार्थ हो, या तो ये ज्ञान अयथार्थ। अगर ये ज्ञान यथार्थ हो गया, इसका मतलब ये ज्ञान कैसा है, ये बाहर जो है बना हुआ ट्रेंगुलर ज्ञान का सिंबल है, ये ज्ञान कैसा हो गया, प्रमा। और जब ये ज्ञान प्रमा हो गया, इसका जो विषय है, इसका जो विषय है, वो विषय क्या हो गया, प्रमेय। प्रमा का विषय प्रमेय। अगर ये ज्ञान, अगर ये अयथार्थ हो गया, अगर ये अयथार्थ हो गया, तो ज्ञान कैसा हो गया, ज्ञान कैसा हो गया, ज्ञान हो गया असत्य, अयथार्थ। और ज्ञान जब अयथार्थ हो गया तो ये प्रमेय नहीं रहा, फिर ये कुछ और हो गया, गलत ज्ञान हो गया, फॉल्स नॉलेज हो गया, फॉल्स नॉलेज, ऑब्जेक्ट कुछ और है, नॉलेज कुछ और हो गया। अब ये जो है अयथार्थ ज्ञान क्या होता है, अयथार्थ ज्ञान क्या होता है? अयथार्थ ज्ञान के बारे में कहता है कि तद अभाववती तत्प्रकार को अनुभव। देखिए, ये रजत, चांदी, रजत में क्या रहेगा, रजत तत्व। तो इसको वैसे कह सकते हैं क्या, रजत तत्व का मतलब क्या हो गया, रजत तत्व, सॉरी, हाँ, रजत तत्ववत का मतलब क्या हो गया, रजत। क्यों, रजत तत्व, और रजत तत्व वाला क्या हो गया, रजत। तो वाला में लगाते हैं वत प्रत्यय, तो रजत तत्ववत मतलब रजत। सर्पत्व, सर्प, अगर मैं ये बोलूं सर्पत्ववत मतलब सर्प, सर्पत्व, सर्पत्ववत मतलब सर्प, रजतत्ववत मतलब रजत, रज्जु, रजुत्व। अब देखिए जो रजुत्व है, अगर मैं ये कहूं, अगर मैं ये कहूं कि रजुत्व, रजुत्व वाला क्या है, रजुत्ववत क्या है, रज्जु। सर्पत्ववत क्या है, सर्प। रजतत्ववत क्या है, रजत। अगर मैं ये कहूं कि सर्पत्व कहाँ है, सर्प में, रजुत्व कहाँ है, रज्जु में। अब देखिए रजुत्व जो है, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि मैं जा रहा होता हूँ और अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई देता है लंबा ऐसा करके, सांप है, मैं डर जाता हूँ, भाग जाता हूँ, मैंने कहा वो सांप है, सांप है। अब देखिए वास्तव में क्या है वो, वास्तव में बाहर क्या है, जो वस्तु है क्या है, वस्तु जो है वो रज्जुत्व, बाहर में रज्जु है। और हमें ज्ञान क्या हुआ, हमें ज्ञान हो गया सर्पत्व प्रकार। अब देखिए बाहर क्या है, रज्जु। अब रज्जु
रजुत्व का रज्जु में रहता है रजुत्व, यह रजुत्ववत, इसमें रजुत्व के अलावा अभाव है सब कुछ का, सर्पत्व का इसमें अभाव है, सर्पत्व 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 अभाववत है भाई। रज्जु तो रज्जु तो रहेगा, सर्प तो रहेगा नहीं, तो सर्पत्व अभाववत, सर्पत्व अभाववत, क्योंकि सर्पत्व कहाँ रहेगा, सर्प में रहेगा। अब देखिए मैं बाहर रस्सी देखता हूं और रस्सी देख के मैं साफ साफ चिल्ला के भाग, पसीना पसीना होकर भाग जाता हूं, तो सर्पत्व अभाववत क्या है, रज्जु, सर्पत्व के अभाव वाला जो रज्जु है, सर्पत्व के अभाव वाला रज्जु में मुझे किसका ज्ञान हो रहा है, सर्पत्व प्रकारक ज्ञान हो रहा है। तो देखिए क्या होता है, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि सर्पत्व अभाववती, सर्पत्व के अभाव वाला कौन है, रज्जु, सर्पत्व अभाव वाले रज्जु में कैसा ज्ञान आपको हो रहा है, सर्पत्व प्रकारकम ज्ञानम। भाई सर्पत्व के अभाव, रज्जुत्व कैसा, रज्जु कैसा होता है, रज्जुत्व वाला, तो रज्जुत्व वाला रज्जु में हमें रज्जु का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन रज्जुत्व वाले रज्जु में, रज्जुत्ववत जो रज्जु है, रज्जुत्ववत रज्जु में अर्थात भाई इसमें केवल रज्जुत्व रहता है, सर्पत्व तो रहता नहीं है, तो सर्पत्व अभाव वाले रज्जु में, सर्पत्व अभाव वाले में सर्पत्व प्रकारक ज्ञान जब मुझे होता है तो यह ज्ञान जो है अयथार्थ ज्ञान है। अब देखिए अयथार्थ ज्ञान को अप्रमा कहते हैं, अयथार्थ ज्ञान को अप्रमा कहते हैं। अब बात यह है कि हमने क्या अनुभव के दो भेद किए, यथार्थ और अयथार्थ। अब ये जो यथार्थ ज्ञान है, इस यथार्थ ज्ञान के चार भेद हैं, प्रत्यक्ष, अनुमीति, उपमीति, यथार्थ अनुभव के यानी कि प्रमा के चार भेद हैं। और देखिए दुनिया के सारे वस्तु, जितने भी द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, सारे पदार्थ, सारे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, कोई वस्तु हो, दुनिया के सभी वस्तुओं को केवल इन्हीं चार ज्ञान के अंतर्गत रखेंगे हम लोग, इसी चार कैटेगरी में आएगा। हम किसी भी तरह से ज्ञान प्राप्त करेंगे चार ही कैटेगरी में आएगा। The whole universe can be captured by these types of knowledge. इन्हीं चार तरह के जो ज्ञान है उन्हीं चार के अंतर्गत आएगा। या तो किसी वस्तु को हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं, या अनुमान कर सकते हैं, उपमान कर सकते हैं, शब्दबोध के द्वारा ज्ञान कर सकते हैं। पांचवा कैटेगरी नहीं होगा, इससे बाहर कोई कैटेगरी नहीं होगा। ये चार पर्याप्त है जगत की सत्ता को जानने के लिए, चार पर्याप्त है। इस चार के माध्यम से दुनिया के सभी वस्तुओं को हम जान सकते हैं। या तो मैं दुनिया के वस्तु का ज्ञान, कुछ वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष से करूंगा, जिसका प्रत्यक्ष से नहीं होगा उसका अनुमान से करेंगे, जिसका अनुमान से नहीं होगा उपमान से करेंगे, शब्द से करेंगे। लेकिन इन चार के बाहर और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि हम दुनिया के ज्ञान को जाने, इन्हीं चार के द्वारा हम जान सकते हैं। और देखिए जो नोअर होता है, जो ज्ञाता है, क्या होता है, जो नोअर है वो नोअर इन्हीं चार के थ्रू, ये जो ज्ञान है ये ज्ञान नोअर में रहता है। नोअर को आत्मा कहते हैं, ये ज्ञान आत्मा में रहता है। और नोअर इन्हीं चार टूल्स का यूज करके, केवल चार साधन का उपयोग करके, ये इन चार प्रकार से बाज्यादा ज्ञान, केवल चार टूल्स का यूज, चार अलग अलग रास्ते का प्रयोग करके ज्ञान उत्पन्न करता है। और इसी चार प्रकार के ज्ञान नोअर एक्वायर करता है। नोअर का ज्ञान जो है इन चार प्रकार का ही ज्ञान होता है। क्योंकि हम सब जानते हैं ज्ञान का आधार जो आत्मा है, आत्मा इज द लोकस ऑफ नॉलेज, आत्मा ज्ञान का आधार है। ज्ञान गुण है, आत्मा द्रव्य है, गुण द्रव्य में रहता है, द्रव्य में उत्पन्न होता है। ठीक है। सो
जब कोई ज्ञाता, जब कोई नोअर, जब कोई ज्ञाता ज्ञान उत्पन्न करता है, जब अपने आप को ज्ञान उत्पन्न करता है, तो वो जो ज्ञाता है खुद कारण होता है उस ज्ञान के लिए, और वो ज्ञान जो है वो कार्य होता है, वो ज्ञान कार्य होता है। तो न्याय दर्शन भाई, अगर हम सभी प्रकार के प्रमाण को देखने का प्रयास करें, सभी प्रकार के प्रमाण को देखने का प्रयास करें, तो न्याय तो चार मानता है, लेकिन और प्रमाण को माना गया है प्रत्यक्ष, अनुमान, सॉरी, प्रत्यक्ष ज्ञान, परसेप्चुअल नॉलेज कहते हैं इसको, अनुमीत ज्ञान, इसको इन्फ्रेंशियल कहते हैं, एनालॉजिकल कहते हैं, शाब्द बोध, वर्बल कहते हैं, अर्थापत्ति, अनुपपत्ति, ऐतिह्य, संभव, सॉरी, ये जो है अनुपलब्धि है, गलती लिख दिया मैंने। अब देखिए, प्रत्यक्ष ज्ञान जो है, चारवाक केवल प्रत्यक्ष को सब मानते हैं, लेकिन चारवाक केवल प्रत्यक्ष को मानता है। चारवाक एक प्रमाण को मानता है, और वह प्रमाण है प्रत्यक्ष। बौद्ध और वैशेषिक दो प्रमाण को मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। बाद में जाकर के वैशेषिक चार प्रमाण को मानने लगा, 7वीं शताब्दी के बाद। सांख्य और योग तीनों प्रमाण को मानता है, प्रत्यक्ष, तीनों ज्ञान को मानता है, अनुमीति और उपमीति, सॉरी, शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमीति और शब्द। न्याय प्रत्यक्ष, अनुमीति, उपमीति और शब्द, चारों न्याय चार मानता है, चार मानता है। भाट्य मीमांसक ऊपर के चार प्लस एक अर्थापत्ति, भाट्य मीमांसक, एजम्पशन कहते हैं उसको, भाट्य मीमांसक। अनुपलब्धि वेदांत और प्राभाकर स्कूल ऑफ मीमांसा, प्राभाकर स्कूल ऑफ मीमांसा। ऐतिह्य पौराणिक मानता है। ऐतिह्य का मतलब हो गया कि आपको किसी ने कहा कि जंगल में भूत रहते हैं, आपसे कोई पूछा किसने कहा, तो मेरे पिताजी ने कहा। पिताजी के पास किसने कहा, दादा ने कहा। ये पता नहीं होती है किसने कहा, लेकिन परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त होती रहती है वो ऐतिह्य है। और संभव, संभव साहित्यकार मानता है, साहित्यकार मानता है। देखिए, 8 प्रमाणों की लिस्ट है मैक्सिमम, लेकिन न्याय केवल 4 प्रमाण। न्याय कहता है कि आप बात करते हो उपलब्धि का, अर्थापत्ति का। अर्थापत्ति क्या होता है भाई? देवदत्त जो है मोटा है लेकिन दिन को नहीं खाता, तो रात को खाता होगा। तो न्याय कहता है ये तो अनुमान में आ जाएगा, अलग से प्रमाण बनाने की आवश्यकता है। अनुपलब्धि कहता है अभाव पदार्थों का ज्ञान अनुपलब्धि के द्वारा होता है। न्याय कहता है अभाव पदार्थों का ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा ही संभव हो सकता है। ऐतिह्य, ऐतिह्य कहता है कि भाई तो अनुमान के अंतर्गत आ जाएगा, और संभव के बारे में कहता है ये भी अनुमान के अंतर्गत आ जाएगा। तो न्याय कहता है केवल 4 प्रमाण है, 4 प्रमाण, 4 ज्ञान है। न्याय कहता है केवल 4 ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमीत ज्ञान, उपमीत ज्ञान और शब्द। फिर अब आपके मन में आएगा कि अलग अलग क्यों है, 4 ज्ञान क्यों है?
चार प्रकार होने का मतलब क्या है? केवल इसी चार प्रकार से हम पूरे जगत को, पूरे विश्व को जान सकते हैं। केवल यही चार रास्ते हैं, यही के चार माध्यम है, चार तरीके हैं जिसके माध्यम से पूरी दुनिया को हम जान सकते हैं। ये चार को समझ, चार के माध्यम से पूरी दुनिया को हम जान, जैसे कि मैं सामने मुझे अपने आंख से देखा कि सामने आग है और मुझे ज्ञान हो गया आग का, चक्षु मुझे ज्ञान हो गया अग्नि का। अगर आंख से देखा, ओ दिस इज द फायर, मुझे अग्नि का ज्ञान हो गया। ये जो ज्ञान है ये प्रत्यक्ष ज्ञान। लेकिन मैंने इसी अग्नि को क्या किया, जाकर के किसी झाड़ी में, बुश में डाल दिया। अब मैंने कुछ देर के बाद देखा वहां धुआं ऊपर तरफ उठ रही है। मैं कॉलेज जा रहा हूं, मुझे रास्ते में धुआं दिखाई दिया और मुझे लगा कि धुआं आग से उत्पन्न होता है। धुआं है इसका मतलब आग होगा। हम देख रहे हैं धुआं को, लेकिन धूम को देखते ही मुझे अग्नि का ज्ञान हो गया। मुझे यहां भी अग्नि का ज्ञान हुआ है, यहां भी अग्नि का ज्ञान हुआ है। अब देखिए तीसरा स्टेप, पहला, दूसरा, तीसरा। एक कोई व्यक्ति आया मेरे घर पे, कहा कि आपके बगल पड़ोस में आग लग गई तेज। अब देखिए, वहां मैं आग को नहीं देखा, धुआं को भी नहीं देखा, वहां केवल शब्द को मैंने सुना। अब मुझे आग का ज्ञान हो गया। अब देखिए, यहां भी मुझे आग का ज्ञान हुआ, यहां भी आग का ज्ञान हुआ, यहां भी आग का ज्ञान हुआ। लेकिन तीनों ज्ञान में क्या फर्क है? यहां मुझे आग का ज्ञान कैसे हुआ? केवल चक्षु से मुझे, चक्षु इंद्रिय के साथ अग्नि का संयोग हुआ और मुझे आग का ज्ञान हो गया, आग है। दूसरे वाले में धुआं को देखा और धुआं को देख के मैंने आग का अनुमान किया, और तीसरे वाले में शब्द को सुना और मैंने कहा कि आग है। यद्यपि तीनों आग का ज्ञान है, लेकिन तीनों ज्ञान फर्क है, अलग अलग है। क्यों? क्योंकि तीनों ज्ञान के रास्ते, प्रोसेस अलग अलग है। पहला ज्ञान जो है वह डायरेक्ट हो रहा है, प्रत्यक्ष के माध्यम से हो रहा है। लेकिन ये जो आग का ज्ञान है, ये आग का प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है। यहां मैं धुएं को देख रहा हूं और धुआं से मुझे आग का ज्ञान हो रहा है, यहां भी मुझे आग का ज्ञान हो रहा है। लेकिन ये आग का ज्ञान अनुमिति ज्ञान है और ये आग का ज्ञान शब्द का आग का ज्ञान है। तो मैं कहता हूं कि आपके जो रास्ते हैं ज्ञान को, नॉलेज को एक्वायर करने का, ज्ञान को प्राप्त करने के रास्ते अलग अलग है, प्रोसेस अलग अलग है, अलग अलग प्रक्रिया होने के कारण वह अलग अलग ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार, इसीलिए न्याय दर्शन ने कहा कि पूरे दुनिया को हम चार तरीके से जान सकते हैं, और उन चार तरीके से जो प्राप्त ज्ञान है, जब हम प्रत्यक्ष के माध्यम से जगत को जानते हैं तो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, अनुमान के माध्यम से जानते हैं तो अनुमिति ज्ञान कहलाता है, उपमान के माध्यम से जानते हैं उपमिति ज्ञान कहलाता है, और शब्द के माध्यम से जब मुझे ज्ञान होता है तो शब्द बोध कहलाता है। केवल प्रक्रिया भेद के कारण जो है हमें ज्ञान होता है। इसीलिए जो प्रक्रिया जो रास्ता है वो है प्रमाण, और जो मुझे ज्ञान हो रहा है वो है प्रमाण। ये है कारण और ये है कार्य। जैसे हम देखते हैं कि कुम्हार क्या करता है। कुम्हार दंड को क्या करता है, आप कभी जाए कुम्हार के यहाँ देखिएगा, एक बड़ा सा चाक लगा होता है, गोला घुमाते रहता है, उसको बीच में दंड रहता है। तो कुम्हार डंडे के सहयोग से घड़े को बनाता है, और कुम्हार डंडे से रिजल्ट घट को उत्पन्न करता है। यहां भी जब तक क्या करता है, ज्ञान आपको हो रहा है घट का ज्ञान कैसे हो रहा है? क्या होता है, आत्मा मन से जुड़ता है, मन इंद्रिय से, और इंद्रिय घट से जुड़ता है, और आपको घटक ज्ञान होता है। यह देखिए, ये आत्मा जुड़ा मन से, और ये घट का ज्ञान कहाँ हुआ? घट का ज्ञान हुआ आत्मा में। तो ये आत्मा जब मन से जुड़ा, मन इंद्रिय से, इंद्रिय घट से, तो आत्मा घट का ज्ञान आपको हुआ। तो आप क्या करते हैं कि जो लोअर है, जो ज्ञान हुआ है, वह ज्ञान, वो इन सब का सहारा लेकर के, मन इंद्रिय इत्यादि का सहारा लेकर के घट ज्ञान करता है, उत्पन्न करता है, घट का ज्ञान उत्पन्न होता है। इसीलिए जो ये नोअर यूजिंग दीज टूल्स, इन सब टूल्स के सहयोग से, बाय दीज टूल्स गेट नॉलेज, ज्ञान को प्राप्त करता है, जिसके माध्यम से हमें ज्ञान होता है, जिसके माध्यम से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिसके माध्यम से हम ज्ञान हमारे अंदर उत्पन्न होता है,
वो सब के कारण कहलाते हैं, ऐसा कह रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि कारण, हमने कहा कि कारण बहुत सारे कारण हमने देखा। हमने देखा घट का ज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ। तो आत्मा जुड़ा मन से, मन जुड़ा इंद्रिय से, इंद्रिय जुड़ा घट से, और फिर मुझे घट का ज्ञान हुआ। या घट के ज्ञान के लिए बहुत सारे कारण हुए, बहुत सारे कारण है। लेकिन इन कारण में से सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? क्योंकि जो महत्वपूर्ण कारण होगा उसे हम क्या कहें? कारण। एक वह कारण और एक कारण, सॉरी, एक वह कारण। कारण, अब कारण को डिफाइन करना है। तो कर्ण के डिफिनेशन के लिए हम लोग कल हम लोग देखेंगे। कर्ण का डिफिनेशन के लिए एक जयंत के डिबेट को पढ़ेंगे, फिर कर्ण के डिफिनेशन को पढ़ेंगे, और कर्ण को डिफिनेशन को जब पढ़ेंगे तो प्रमाण अपने आप स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रमा के कर्ण को प्रमाण कहा गया है। आज के इतना ही, कल सीधा हम लोग कर्ण पे चलेंगे। थैंक यू। जी बताइए कुछ। सर एक बारी उपमिति बता दीजिए। कौन सा? सर उपमिति। उपमिति पे बेटा, उपमिति पे नहीं गए हैं अभी। अभी हम लोग यही हैं, अभी हम यथार्थ चल, उपमिति चलेंगे ओके सर, ओके सर। जब कंपैरेटिवली किसी वस्तु को जानते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि आप छोटे बच्चे को जब पढ़ा रहे होते हैं, क्या बोलते हैं? अच्छा देखो, दिस इज एप्पल। वो बुक में पढ़ा होता है एप्पल एप्पल एप्पल, अचानक से बच्चा फ्रिज खोलता है, कहता है ओ देखो ये एप्पल। अब उसने एप्पल के साइज को देखा है। एप्पल को तो उसने पहली बार आज तक देखा नहीं डायरेक्ट, केवल एप्पल के ए फॉर एप्पल पढ़ रहा है वो। लेकिन उस एप्पल का जो उसके मस्तिष्क में है, वो जैसे रियल एप्पल को फ्रिज में देखता है, वो कंपेयर करने में समर्थ हो जाता है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए आप को किसी जानवर के बारे में पता, एक है गवय, उसके बारे में पता नहीं है, और आप पूछते हैं अपने घर में किसी से कि गवय क्या होता है, तो गवय जंगल में, नीली नीली गाय तो जंगल में होती है, तो कोई नहीं बता, क्या बोलेगा? आपको गाय की तरह ही होती है। अब ये अचानक से जंगल में गए, कुछ दिखाई दिया गाय की तरह, आपने आज तक उसको देखा नहीं है, पहली बार देखेंगे आप, लेकिन आपको गाय की तरह कुछ दिखी है, पता ओ ये गवय है। तो सादृश्यता के आधार पर जब ज्ञान होता है, जो दो वस्तु में सिमिलरिटी के बेस पे हम ज्ञान करते हैं, उसे उपमिति के पढ़ाऊंगा डिटेल में शिवानी, ठीक है? जी सर, धन्यवाद सर। कल से हम लोग करण को पढ़ेंगे। आज तो यथार्थ और यथार्थ सब मुझे लगता है कि मैं स्पष्ट कर पाया होऊंगा। अब कल से करण पे चलेंगे और करण के बाद देखेंगे, ठीक है? यस सर। कोई कंफ्यूजन किसी